राम राम सर जी। राधे राधे सर। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो सर। और सर जी कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे सर। राधे राधे, क्या हाल चाल क्या हाल चाल। मस्त गुड सर मॉर्निंग मस्त। सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर कहाँ चले गए थे आप? अरे अरे कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा गया था बाहर। चलिए, राम राम गुरु जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे अरे राधे सर राधे लुक चेंज हो गया गुड था इवनिंग आपका। सर। कटिंग करा ली तुमने? हाँ हाँ गुड भाई, इवनिंग सर। बहुत दिन हो गए थे, एकदम नहीं डाकू सर, वाकू लग लुकिंग रहे थे सर तो सोचा। बिंदास लग रहे हो आज, सर बिंदास। झकास लग रहे हैं आज। झकास लग रहे हैं क्या? जवान लग रहे हैं जवान। ब्रो। सर जवान? भाई जवान हूँ, पता नहीं कैसा दिखता हूँ, लेकिन जवान हूँ मैं काफी। सर थोड़े नहीं बाल सर, ऊपर लुकिंग करो सो सर। हैंडसम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर फिजिक्स पढ़ के ना बीच में से बाल थोड़े से। फिजिक्स क्या हो गया? सर न्यू लुक काफी बाल अट्रैक्टिव आपके है। बीच में से। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ क्या बेटा, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो फिजिक्स पढ़ने के बाद? सर आपके बाल बीच के जो है ना वो थोड़े से चले गए हैं बीच में। भाई इसीलिए मैंने करा लिया, देखो ये इसीलिए मैंने तुमसे पूछा क्या कहना चाहते हो। एक्चुअली मेरे बाल बीच में से बहुत तेज जा रहे हैं, और मेरा ऐसा ना कुछ लुक्स वुक्स रखने का मन था, ठीक है। तो मैं सोचा जल्दी से रख लिया जाए, 1-2 साल का समय है। तो अब जितना हो सकेगा, जितने नए लुक्स आएंगे मैं सब ट्राई करूंगा, जितने मेरे बाल बचेंगे उन पे जितने हो पाएंगे सब ट्राई किया जाएगा। सर कुछ हम सजेस्ट कर देंगे। वाह आ, सर वाह सूझ। तुम लोग सजेस्ट, हाँ ठीक है कर देना, मतलब लेकिन अब जितने दिन बचे हैं, नहीं तो फिर जानते हो फिर वही वाला लुक रखना पड़ेगा, एकदम बाल वाल हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो आएगा सुधांशु ही। सर वाला। हैं? सुधांशु सर वाला है। सुधांशु। सुधांशु सर वाला? सर बढ़िया लग हाँ रहा जी है। सर। हाँ मैं देखा नहीं उनको, लेकिन हाँ मतलब फिर वैसे ही लुक रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं देखा हूँ बच्चों, आजकल वो मिलते हैं मार्केट में, विग मिलते हैं, है ना। यस सर यस सर। तो मैं तो लगा लूंगा भाई, अगर ज्यादा कोई ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन आई तो लगा लेंगे, वो लगा वगा के पढ़ाएंगे बच्चे, है ना, सही है। यस सर। चलो आओ बच्चों, शुरू नहीं करते बढ़िया लग हैं। रहे हैं आप। क्या बेटा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। यहां से हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में छोड़ा था, यहीं से शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अरे वो आकाश नहीं आया क्या? पूरा फोटो अपना ही आ रहा साफ साफ। क्या हुआ मथुरा पाठशाला, कोई समस्या है क्या? हाँ सर थोड़ा प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो गया सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके।
ठीक है बच्चों, तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स बिल्कुल सिमिलर टू सॉलिड्स ही है, बस इसमें ये है कि लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी अगर हम लिक्विड की बात की करें तो केवल वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, और एज कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड्स में एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों, है ना, नेचर ऑफ लिक्विड। क्योंकि गैसेस में हाँ हम लोग 100% ये बोल सकते हैं कि गैसेस में सबसे ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। लिक्विड और सॉलिड्स में चूंकि थोड़ा सा आप मान लीजिए कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के कंपेरेटिवली थोड़ा सा लूजली बाउंड होते हैं, तो आप लिक्विड में बोल सकते हैं कि सॉलिड के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। खैर, तो आइए बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, या हम लोग ऐसा बोले कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। अगर आप बच्चों दोनों को क्लब कर देंगे तो बन जाएगा वी नॉट गामा डेल्टा टी। ठीक है, जहां पे गामा कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये हो जाएगा फॉर एनी लिक्विड। गामा से इसको भी लिखते हैं, तो बच्चों आप लिख लीजिए इसको, डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी। ठीक है, अब जो थोड़ा सा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए आपने हीट किया। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ लिक्विड है। अब जो आपने हीट किया, ठीक है, हीट करेंगे तो होगा क्या कि जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कंटेनर का और लिक्विड का दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों में वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, दोनों में वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, तो अब किसमें कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा? ठीक है, मतलब लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करेगा या आपका ये जो कंटेनर है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, है ना। उस पे ये चीज डिपेंड करेगी कि लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा या लिक्विड का लेवल नीचे जाएगा। मान लीजिए, आप लोग थोड़ा सा आंसर करिएगा सोच के, मान लीजिए आपने इसको हीट किया, हीट करने की वजह से जो कंटेनर में लिक्विड है इसका उसका एक्सपेंशन हुआ और कंटेनर का भी एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, जब हीट करके हम लोग मान लीजिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, एक एग्जांपल के तौर पे कि आपने पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। ठीक है, और बाद में ये देखा गया कि जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर चला गया है, लिक्विड का जो कंटेनर में जो लिक्विड था उसका लेवल ऊपर चला गया है। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर पाएंगे बच्चों? दोनों लिक्विड और कंटेनर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ाया और जो लिक्विड था उसका लेवल ऊपर चला गया, एक्सपेंशन दोनों में हुआ, लिक्विड भी एक्सपेंड किया और कंटेनर भी एक्सपेंड किया, बट 100 डिग्री बढ़ाने के बाद हमें पता चला कि लिक्विड का जो लेवल था उससे ऊपर चला गया लिक्विड लेवल। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कोई दिमाग में थॉट आ रहा हो कि सर इसका मतलब ये है, कुछ भी ऐसा बता सकते बच्चों, सही गलत का एकदम टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं बच्चों, क्लिक हो रहा, दोनों का एक्सपेंशन हुआ पर अल्टीमेटली लिक्विड का जो लेवल था वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। क्या बच्चों ये कह सकते हैं, क्या थोड़ा हाँ नहीं में जवाब दीजिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों में जो वॉल्यूम एक्सपेंशन था वो बराबर हुआ? क्या ये कहना सही रहेगा बच्चों, दोनों में वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ वो बराबर था? हाँ या नहीं, कुछ बताइए, वेट कर रहा हूं तुम लोग के आंसर का बच्चों। अच्छा चलिए छोड़िए,
दूसरी कंडीशन, मान लीजिए दोनों का आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, लेकिन आप देखते हैं कि लिक्विड का जो पहले लेवल था, लिक्विड का लेवल उससे कम हो गया, मतलब जो पहले लिक्विड का लेवल था उससे लिक्विड का लेवल कम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए अगर बताना चाहें कि किसका एक्सपेंशन ज्यादा हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि ये लिक्विड का लेवल कम हो गया? कंटेनर का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ होगा। Very good. कंटेनर का एक्सपेंशन ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर जैसे अच्छा, अगर दोनों का एक्सपेंशन बराबर हुआ होता, मान लीजिए जितना लिक्विड का एक्सपेंशन होता उतना ही इसका एक्सपेंशन होता, कंटेनर का एक्सपेंशन होता, तो वाटर लेवल पे कोई फर्क पड़ता क्या बच्चों? नो सर, नहीं, सेम रहेगा। सेम रहता, ठीक है। वाटर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता या लिक्विड लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों का एक्सपेंशन सेम हुआ होता। अगर वाटर लेवल नीचे चला गया, मतलब लेवल पीक्यू पे आ गया है, इसका मतलब कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड कर गया होगा, लिक्विड कम एक्सपेंड कर पाया होगा, तो वॉल्यूम जो लेवल है लिक्विड का वो नीचे चला गया। अच्छा, एक्स वाई लेवल चला गया होगा, इसका क्या मतलब हुआ होगा बच्चों? आप तुम लोग शायद समझ गए होगे। एक्स वाई के केस में क्या हुआ होगा? लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा। लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, है ना। तो अगर आपका लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो वाटर लेवल ऊपर जाएगा, अगर कंटेनर में एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो वाटर लेवल या लिक्विड का लेवल कम आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक्सपेंशन को डिसाइड कौन करता है कि किसी भी जैसे कंटेनर में एक्सपेंशन कितना होगा या लिक्विड में एक्सपेंशन कितना होगा, उसको डिसाइडिंग फैक्टर होता है अल्फा, और लिक्विड में कितना एक्सपेंशन होगा उसका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा गामा। तो कंटेनर का डिसाइडिंग फैक्टर है अल्फा और लिक्विड का डिसाइडिंग फैक्टर है गामा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो गामा की वैल्यू है, यानी लिक्विड का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 3 अल्फा से ज्यादा है, ठीक है। यही केसेस हो सकते हैं, मतलब गामा या तो 3 अल्फा से बड़ा होगा, या गामा 3 अल्फा के बराबर होगा, या गामा की वैल्यू 3 अल्फा से कम होगी। बच्चों एक मान लीजिए केस में लेता हूं जहां गामा की वैल्यू 3 अल्फा से बड़ी है, तो आप बताइए मुझे लेवल एक्स वाई हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, या बीच में मान लीजिए एम एन रहेगा? क्या लगता है आपको? एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई हो जाएगा। अगर लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है कंटेनर के एक्सपेंशन कोफिशिएंट से, तो लिक्विड में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, लिक्विड में ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो लिक्विड लेवल ऊपर चला जाएगा। तो ये बच्चों केस हो जाएगा एक्स वाई का, मतलब लिक्विड लेवल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों बराबर हुए बच्चों फिर क्या होगा? रह जाएगा। दोनों का सेम रहेगा। हाँ, मतलब लिक्विड लेवल या जो भी पहले लेवल था वो हीटिंग के बाद भी लेवल वही सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों तीसरा वाला केस हो जाए, गामा छोटा हो जाए 3 अल्फा से, फिर क्या होगा? पीक्यू हो जाएगा। पीक्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर गामा छोटा है 3 अल्फा से, मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन कंटेनर के मुकाबले, कंटेनर के कंपैरेटिवली कम हुआ है। अगर लिक्विड कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड किया है, लिक्विड कम एक्सपेंड किया है, तो लिक्विड लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ज्यादातर सवाल बच्चों इसी पे बनते हैं, ठीक है। बाकी इसमें तो थ्योरी पार्ट में तो कुछ ऐसा नई चीज आपको नहीं बताई गई, ये तो आप पहले ही पढ़ के आए हो, जो जैसा सॉलिड में पढ़ते थे सेम सिचुएशन लिक्विड में भी है, तो कुछ नया नहीं। लेकिन कंटेनर में वॉल्यूम ऊपर जाएगा या वॉल्यूम नीचे जाएगा, क्या सिचुएशन होगी, उस पर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी, मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। अब कितना वॉल्यूम बच्चों ऊपर जाएगा या कितना लिक्विड में, जो कितना वॉल्यूम में एपरेंट चेंज आएगा, ठीक है। वॉल्यूम में एपरेंट चेंज, सर ये क्या मतलब होता है? वॉल्यूम में एपरेंट चेंज का मतलब नहीं समझ पाए। वॉल्यूम में एपरेंट चेंज का मतलब देखिए बच्चों, आपने इसको हीट दिया, ठीक है, हीट दिया, हीट देने के बाद से, हीट देने की वजह से कंटेनर में भी एक्सपेंशन हुआ और लिक्विड में भी एक्सपेंशन हुआ, दोनों में साथ साथ एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चों, पहला केस ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान है समझने के लिए। पहला केस यानी गामा की वैल्यू 3 अल्फा से ज्यादा है, यानी लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू कंटेनर। तो लिक्विड में अगर ज्यादा एक्सपेंशन हुआ कंटेनर में, तो आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, बाद में देखा कि पहले जो है mn था लिक्विड का लेवल, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लेवल xy पहुंच गया, तो जो आपका एपरेंट वॉल्यूम में चेंज आएगा वो ये है, आपको जो दिखेगा कि यार अच्छा इतना वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ गया, तो ये एपरेंट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, ठीक है। इतना लिक्विड का वॉल्यूम एपरेंट चेंज है, ठीक है। एक्चुअल में तो कुछ और हुआ होगा, एक्चुअल में क्या हुआ होगा? एक्चुअल में लिक्विड का वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो और कुछ होगा, ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो लेवल ऊपर जाएगा, इसमें ये जो लेवल ऊपर गया है इसमें कंटेनर का भी एक्सपेंशन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो लेवल आपको ऊपर दिख रहा है ये एपरेंट वॉल्यूम में चेंज है, किसके? लिक्विड के।
तो apparent volume expansion it will be equal to V naught gamma apparent into delta t, ठीक है। डेल्टा वी अपेरेंट बराबर वी नॉट इंटू गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी। अब सर ये गामा अपेरेंट क्या है? गामा अपेरेंट मतलब गामा अपेरेंट की वैल्यू हो जाएगी, गामा अपेरेंट मतलब जो रियल गामा है लिक्विड का एक्सपेंशन का वो नहीं, गामा अपेरेंट मतलब जिसमें आपने कंटेनर के वॉल्यूम के एक्सपेंशन को भी इंक्लूड कर लिया है। तो गामा अपेरेंट एक्चुअली होगा बच्चों गामा रियल ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो ये बच्चों आपके गामा अपेरेंट की वैल्यू आ जाएगी, गामा अपेरेंट बराबर गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 टाइम्स अल्फा ऑफ कंटेनर। तो आप कंटेनर का इसमें से गामा घटा दीजिए, तो ये गामा लिक्विड है, उसमें से कंटेनर का गामा हटा दीजिए। जब कंटेनर का गामा आप हटा देंगे तो ये आपको प्योर लिक्विड में कितना एक्सपेंशन है वो बता देगा आपको, ठीक है। उसकी वैल्यू आप यहां रख देंगे तो आपका कितना लिक्विड में एक्सपेंशन है, अपेरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड, वो आ जाएगा डेल्टा वी अपेरेंट बराबर वी नॉट गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बच्चों इसको जो अभी समझाया हूं उसको एक चार्ट की मदद से भी समझाता हूं। जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं सेम डिस्कशन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जैसे ये देखिए बच्चों, गामा रियल इज मोर देन गामा वेसल। गामा रियल मतलब जो गामा रियल है लिक्विड का, अगर उसकी वैल्यू गामा ऑफ वेसल से ज्यादा है यानी 3 अल्फा से ज्यादा है तो गामा एपरेंट इज पॉजिटिव, है ना। क्योंकि गामा एपरेंट हमारा क्या होता है, गामा एपरेंट होता है गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा, ठीक है। तो अगर गामा रियल आपका 3 अल्फा से ज्यादा है, ठीक है, यानी लिक्विड का एक्सपेंशन कंटेनर के एक्सपेंशन से ज्यादा हो रहा है, तो देखिए बच्चों डेल्टा वी एपरेंट इज पॉजिटिव। डेल्टा वी एपरेंट पॉजिटिव मतलब लिक्विड लेवल ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है लिक्विड के, ऐसा आपको लगेगा। लेवल ऑफ लिक्विड इन द वेसल विल राइज ऑन हीटिंग, ठीक है। अगर गामा रियल कम हुआ मतलब लिक्विड का जो गामा है वो कम हुआ गामा ऑफ वेसल से, यानी लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू, सॉरी लिक्विड में एक्सपेंशन कम हो रहा है एज कंपेयर टू वेसल, तो इस केस में क्या होगा, गामा एपरेंट लेस देन जीरो होगा, ठीक है। गामा एपरेंट लेस देन जीरो होगा क्योंकि लिक्विड का कम है सॉलिड से। उस केस में डेल्टा वी एप इज नेगेटिव, मतलब आपको लगेगा कि लिक्विड का लेवल ऊपर नहीं गया, लिक्विड का लेवल कम हो गया है, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन मतलब लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हुआ है, लिक्विड का वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। तो वही बोला कि डेल्टा वी एपरेंट विल बी नेगेटिव। उस केस में लेवल ऑफ लिक्विड इन द वेसल विल फॉल ऑन हीटिंग, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो गए, गामा एपरेंट जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी एपरेंट जीरो हो जाएगा, लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं और फिर एक कुछ और हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले मैं आपको जो ओरिजिनल वाली स्लाइड है जहां मैं समझा रहा था वो लिखवाता हूं, ठीक है, वो लिख लीजिए आप लोग, और फिर टेबल आप चाहिएगा तो बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। लिख लिया है तो बता दीजिए, मैं टेबल दिखा दूंगा आपको। डन सर। हम्म डन सर डन हो गया। ठीक ठीक। इसमें बच्चों देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग को लिख लेनी है कि कब लेवल ऊपर जाएगा, कब लेवल सेम रहेगा, कब लेवल नीचे जाएगा, ये लिखा होना चाहिए। एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो होगा वी नॉट गामा एप इंटू डेल्टा टी। गामा एपरेंट होगा गामा माइनस 3 अल्फा, गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा। 3 अल्फा मतलब वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वेसल या कंटेनर। अभी नहीं हुआ सर। सर अभी नहीं हुआ। लिखिए लिखिए लिखिए। इसमें कुछ सवाल ले लेंगे बच्चों, तो अगर कुछ डाउट रह गया होगा आपके दिमाग में तो सवालों से क्लियर हो जाएगा।
डन सर। बच्चों बदल दूं? अब आप लोग को जो अगली स्लाइड है उसमें कोई नई चीज नहीं है बच्चों, है ना? जो पिछली स्लाइड में लिखा था उसको थोड़ा सा टेबलेटेड फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिख दिया है, बाकी कोई नई चीज नहीं है। ये आप लोग अगर इसमें से कुछ आपको लग रहा है कि कोई चीज पीछे नहीं लिखी है तो लिख लीजिए, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है, सेम सेम डिस्कशन है, ठीक है? नहीं, ये मैं हटा देता हूँ बच्चों, इस स्लाइड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पिछली वाले में नहीं लिखा है। फिर भी अगर आप कोई लिखना चाहो तो आप बाद में नोट कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर पिछली वाली स्लाइड में लगाना एक बार, हाँ हाँ बोलिए। ये डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये अल्फा की वैल्यू है वी नॉट गामा। नहीं नहीं, देखिए देखिए, अल्फा नहीं बेटा, आप इस वाले की बात कर रहे हैं ना, ये वाला पहला वाला। यस यस सर यस सर। देखिए जैसे हम लोग सॉलिड केस में पढ़ते हैं ना कि इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर उन दोनों को कंबाइन करके इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी, सॉलिड्स के लिए लिखते थे। सेम वैसा ही डिस्कशन लिक्विड के लिए, डिट्टो, कोई चेंज नहीं है। मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। दोनों को कंबाइन करेंगे तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इट इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। गामा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है? तो वही है। अब कंटेनर में रखते हैं तो बच्चों कंटेनर में आप देखना चाहते हैं कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में कितना लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम बराबर वी नॉट गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। ये देखिए बच्चों, यही आपको समझाने की कोशिश की गई यहां पे कि जो वॉल्यूम में एपरेंट इंक्रीज होगा दैट विल बी v इंटू गामा एपरेंट इंटू डेल्टा थीटा, का मतलब डेल्टा टी, है ना? तो ये भी v गामा डेल्टा टी है। ये गामा बच्चों रियल मतलब गामा ऑफ लिक्विड, -3 अल्फा सॉलिड, डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वेसल, ठीक है? तो अगर आपने वो वाला फॉर्मूला लिख लिया था, मतलब जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था कि एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम बराबर ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू गामा ऑफ लिक्विड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वेसल इनटू डेल्टा टी, तो आपको वापस ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब बच्चों सवाल कुछ कर लेते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि इस वाले टर्म को गामा एपरेंट बोलते हैं, ठीक है? तो क्योंकि सवालों में डायरेक्ट आपसे गामा एपरेंट हो सकता है पूछ ले, या गामा एपरेंट दिया हो और आपसे अल्फा पूछ ले, या गामा रियल पूछ ले, या गामा ऑफ लिक्विड पूछ ले, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक सवाल करते हैं बच्चों। बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बता दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन। ओके, सेकंड ऑप्शन। और कोई? ऑप्शन सेकंड आएगा सर। यस सर, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। सेकंड वाला आएगा। सर सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है, बी वाला। ठीक यस ठीक, सर, ओके बी वाला। ओके ऑप्शन बी है सर। ठीक। अच्छा बच्चों, ये दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं। गामा रियल ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया है, ग्लास का एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया है। तो अगर मान लीजिए इस ग्लास में अगर हम ग्लिसरीन रखेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको क्या लगता है कि ग्लिसरीन का लेवल ऊपर जाएगा इस कंटेनर में या ग्लिसरीन का लेवल नीचे जाएगा कंटेनर में? क्या लगता है आपको? सर ऊपर जाएगा। ऊपर अच्छा। जाएगा सर। यस सर, ऊपर ही जाएगा। कैसे कैसे बता रहे हो ऊपर क्यों जाएगा, क्यों लगता है आपको? सर ग्लिसरीन का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो ज्यादा है इसके मुकाबले में। ग्लिसरीन का, बिल्कुल ग्लिसरीन का एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा है। बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल। एक्सपेंशन तो और बच्चों ज्यादा फैला हुआ है। हाँ एब्सोल्युटली। और अगर आप देखें ना तो पूछा गया है द एपरेंट वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वॉल्यूम ऑफ, कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। एब्सोल्युटली सारे एक्सपेंशन कोफिशिएंट एपरेंट वाले पॉजिटिव हैं।
इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम, अगर ग्लिसरीन को आप इस ग्लास के कंटेनर में रख देंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्लिसरीन का वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब खैर सवाल में पूछा गया एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो गामा एपरेंट की वैल्यू बच्चों हमको निकालनी है, जो कि होता है गामा ऑफ लिक्विड -3 अल्फा। तो यहाँ पे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का एक्सपेंशन कोफिशिएंट है 0.30597 -3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू है, अच्छा 1 2 3 4 5 5 बार 0 9, ठीक है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखिए 0.000597 माइनस करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 27 हो जाएगा, तो आपको 4 जीरो तो एज इट इज रखने पड़ेंगे और फिर 27, तो 1 2 3 4 जीरो एज इट इज 27 माइनस करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 7 5 और फिर 3 जीरो, तो 3057 आंसर आना चाहिए। तो 0.3057 पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। ठीक, इसी से मिलता जुलता बच्चों एक और सवाल लेंगे, थोड़ा सा जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, फिर ऐसा ही एक और सवाल करेंगे। देखिए बच्चों अगला सवाल, जिनका भी आंसर आ जाए बताइए कुछ। डी ऑप्शन। लास्ट वाला, हाँ ओके। तो सेम ही है सर, पी और डी। अच्छा दोनों सेम है क्या? ओके ऑप्शन बी। ओके बच्चों ये दो ऑप्शन सेम है, तो आप सेकंड या फोर्थ अगर कुछ ऐसा है तो ठीक है। ओके सर ऑप्शन नंबर 2 आएगा सर। टू, सेकंड ओके सेकंड या फोर्थ दोनों सेम ही है सर। ठीक ठीक सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है। फोर्थ भी सेम है क्या? हाँ सेकंड और फोर्थ सेम है। ऑप्शन बी या डी आ जाएगा। ओके यस सर। ठीक। अच्छा बच्चों इसमें पूछा गया है कि अगर पूरा फुल है मरकरी ग्लास के फ्लास्क में और हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है, तो बताइए कि कितना मरकरी स्पिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना मरकरी गिर जाएगा। तो बच्चों क्या आप लोगों ने क्या सोचा, कैसे मतलब हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे, कितना मरकरी गिर जाएगा कैसे निकालें? सर वही डेल्टा भी बराबर होता है वॉल्यूम हाँ हाँ इनटू गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। गामा एपरेंट निकाल लेंगे पहले। हम एपरेंट इनटू डेल्टा टी। बहुत बढ़िया, गामा एपरेंट निकाल लेंगे बच्चों, है ना। जितना देखिए जितना फ्लास्क के रेस्पेक्ट में ग्लिसरीन का वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा उतना ही ग्लिसरीन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी एपरेंट बराबर वी नॉट इंटू गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी। अच्छा वी नॉट की वैल्यू बच्चों दे रखा है 1 लीटर, ठीक है। गामा एपरेंट हमको निकालना पड़ेगा, तो गामा एपरेंट हो जाएगा गामा ऑफ ग्लिसरीन -3 टाइम्स अल्फा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉरी मर्करी दिया हुआ है, तो मर्करी का है 1.82 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। और माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स अल्फा, ग्लास का है, तो बच्चों ये 0.1 है तो ये बन जाएगा 0.3 इंटू 10 के पावर -4। जब बच्चों इसको माइनस करेंगे तो 1.82 में से 0.3 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो कितना बच जाएगा 1.52 बच जाएगा इंटू 10 के पावर -4, इतने पर डिग्री सेल्सियस। गामा एपरेंट की वैल्यू रख दीजिए बच्चों यहाँ पे 1.52 इंटू 10 के पावर -4, और डेल्टा टी आपको सवाल में दे रखा है 100, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होके बच्चों आपका बन जाएगा 1.52 इंटू 10 के पावर -2, इतने लीटर मरकरी स्पिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी लगा दीजिए या डी लगा दीजिए, दोनों सही है। बच्चों आ पाया था आप लोग कभी कैलकुलेशन से? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बच्चों पूछ लीजिए। इस टाइप के सवाल आपको बनेंगे, लेवल ऊपर जाएगा लेवल नीचे जाएगा, दोनों में बराबर है लेवल, तो कितना मरकरी बाहर आ जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल बच्चों इसी पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड,
तो 1 मिनट। हाँ लिखिए लिखिए। चलिए बच्चों अगला सवाल लगा रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा देखिएगा और जो भी आंसर है बताइएगा। सर 1 मिनट के लिए बैक साइड कर दीजिए। श्योर श्योर। सो ये वाली नहीं। ये वाली नहीं है सर। अच्छा ये नहीं है क्या? ये सर ये सर। डन। ठीक है बच्चों अगला सवाल मैं लगा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। हाँ 10 की पावर -6 है और ये 144, 10 की पावर ये भी -6 है पर डिग्री सेल्सियस। ये भी बच्चों 10 की पावर -6 है पर डिग्री सेल्सियस। ये ए क्या है यहाँ पे? अल्फा, अल्फा है, ए नहीं है, अल्फा है। ओके सर। कैलकुलेटिव है क्या बच्चों थोड़ा सा ये? So first option. ओके सर बोलिए। ए होगा ऑप्शन। ए ठीक है। Option A है सर। सर मेरे ओके ख्याल से ए ऑप्शन है। अच्छा अच्छा ओके सर A option। ठीक है। ए ऑप्शन ही लग डिस्कस रहा कर लो। है सर। ए ऑप्शन ही लग रहा है। अच्छा मतलब कोई क्लियर कट आंसर नहीं आ रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या?
सर क्लियर कर नहीं है पा रहा। सर कोई बात ए नहीं, के कोई बात आसपास आ रहा है मेरा सर ए आ रहा है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आ रहा है, चलिए ठीक है, के आसपास आ रहा है सर। ठीक है देखते हैं बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इन अ ग्लास वेसल इतना दिया हुआ है एंड स्टील वेसल इतना दिया, अल्फा दिया है। तो पूछा गया है अल्फा फॉर स्टील इज दिस मच, देन दैट ऑफ ग्लास। तो ग्लास के लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इन अ ग्लास वेसल इतना दिया हुआ है, तो ये गामा ऑफ मर्करी लिखना पड़ेगा, -3 अल्फा ग्लास लिखना पड़ेगा, ठीक है। और स्टील में बच्चों इतना है, तो स्टील के लिए लिखना पड़ेगा 144 इंटू 10 के पावर -6 बराबर गामा एच जी -3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्टील, ठीक है। स्टील का कोफिशिएंट दिया है 12 इंटू 10 के पावर -6, तो ये रख देते हैं 12 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से गामा एच जी जो आ जाएगा वो आएगा 10⁻⁻⁶ तो कॉमन है, और 144 में बच्चों 36 जोड़ देंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और 30 जोड़ देंगे तो 180। 180 इंटू 10 के पावर -6 गामा एच जी आएगा। गामा एच जी यहाँ रख देंगे तो 153 इंटू 10 के पावर -6 बराबर गामा एच जी है बच्चों 180 इंटू 10 के पावर -6 -3 अल्फा ग्लास। तो 3 अल्फा ग्लास को इधर ले आइए, 10 के पावर -6 एज इट इज आ जाएगा, और 180 में से 153 घट जाएगा। तो 180 में से बच्चों 153 को घटाएंगे तो 6 मतलब 7 जोड़ेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा 60, 27 होगा एग्जैक्ट। सर गिलास को तो सर निकालना, तो सर आप गिलास को कहाँ दे रखा है सर? आपने जो गिलास को रख दिया सर 12 इंटू 10 पावर -6, सर ये गिलास का तो नहीं दे रखा ना इसमें? हाँ ग्लास का नहीं दे रखा, ग्लास का निकाला है ना, देखिए अल्फा ग्लास 9 इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस आया है। मैंने देखिए वैल्यू किसकी रखी है, अल्फा एच जी की रखी है ना ऊपर वाली इक्वेशन में। बच्चों देखिए पहली इक्वेशन तो अगर आपको इक्वेशन बनाने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इक्वेशंस कुछ इस तरह से बनेंगी, है ना, दोनों के अपरेंट दिया है, ये हमको निकालना है। और दूसरी इक्वेशन चूंकि स्टील के कंपेरेटिवली दी हुई है तो स्टील वाली वैल्यू रख देंगे, -3 टाइम्स अल्फा ऑफ स्टील। तो यहाँ इसको इधर लाएंगे तो गामा एच जी आ जाएगा। गामा एच जी की वैल्यू बच्चों 180 इंटू 10 के पावर -6 आएगी। गामा एच जी उठा के यहाँ पे रख देंगे तो 3 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, गामा एच जी -153, मतलब गामा एच जी ये है, उसमें से 153, 3 अल्फा को इधर ले आएंगे तो 3 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 27, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 के पावर -6। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा मुझे बताइए अप्रोक्सीमेशन में क्यों आ रहा था आप लोग का आंसर, कहाँ पे गड़बड़ हुई है? क्योंकि आंसर एग्जैक्ट आ रहा है 9, सर तो एग्जैक्ट आ रहा था। ओके गुड, 10 की पावर -6 में थोड़ा सा वो हो रही थी गड़बड़ी। ओके ओके। बच्चों एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग कि क्या होता है एबनॉर्मल। कैलकुलेशन मिस्टेक कीजिए मेरी। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे किया आपने कैलकुलेशन मिस्टेक? गामा एच जी कैसे निकाला, मतलब आपका आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया था इक्वेशन, क्या किया था आपने, कैसे निकालने की कोशिश की थी? सर 180 इंटू 10 की पावर -6 तक तो आ गया था, इसके बाद समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अच्छा ओके ओके। जैसे बच्चों एक अभी मुझे क्लिक हुआ कि अगर आप सीधे सीधे घटा भी देंगे तो भी हो जाएगा, है ना, इनको घटा देंगे तो भी सिंप्लीफाई हो सकता है। गामा एच जी डायरेक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, 2 इक्वेशन है, घटा देंगे तो भी गामा एच जी कैंसिल हो जाएगा। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिएगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि लेक्स में, नदियों में जब टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, माइनस में चला जाता है, तब भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो सी लाइफ है वो सरवाइव कर जाती है, जैसे मछलियां हैं, ऐसा फ्रोजन नहीं होता है पूरा। तो उसमें अगर आप में से कोई समझाना चाहें कि क्या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वही हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर के अंदर, तो उसका जो कारण है वो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर में लाई करता है। तो आप में से कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि ऐसा कैसे होता है कि -20 डिग्री सेल्सियस में भी जो सी लाइफ है, जो फिशेज हैं और जो भी चीजें हैं वो सरवाइव कर पाती हैं, उसका कोई कारण अगर बताना चाहे आप में से। सर जैसे बर्फ जो है वो 0 डिग्री में जमती है, राइट, और 4 डिग्री में मैक्सिमम डेंसिटी होती है। 4 डिग्री में वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो पहले क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है बाहर का, तो
जो पानी है वो 4 डिग्री तक आ जाता है सब में। ओके और धीरे 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 जैसे और टेम्परेचर कम होता है तो फिर ऊपर वाली जो लेयर है उसको 0 डिग्री में फिर आइस जमना शुरू हो जाता है। ओके और जो नीचे वाली लेयर है वो 4 डिग्री मेंटेन रहती है। ठीक है। बताएं सर। हाँ बताइए सर बताएं सर, असल में बताइए। होता ये है कि जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो पानी जम जाता है, ऊपर की जो लेयर होती है पानी की वो जम जाती है। ओके लेकिन चूंकि जब वो जम जाती है तो चूंकि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है, राइट तो आइस जो है वो ऊपर जो है पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है। इसकी ठीक वजह है से पानी का जो नीचे टेम्परेचर होता है वो घटता नहीं है, फिर ठीक इतना नहीं घटता कि बर्फ जो है वो जम जाए उसके अंदर। तो इस लिहाज से जो अंदर नीचे मछली वगैरह पाई जाती है, इसी इलाके होती है, वो जिंदा रहे। वो रह पाती। देखिए बच्चों कारण क्या है कि माइनस टेम्परेचर बाहर का हो जाता है फिर भी सी लाइफ यानी फिशेज हैं ये सारी सरवाइव कर पाती हैं। उसका कारण है बच्चों कि ऊपर तो एक लेयर बन जाती है आइस की। जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे तो उसमें उस लेयर की थिकनेस भी निकालने की कोशिश करेंगे कि आइस की कितनी मोटी थिक लेयर बन जाती है। पर वो आइस की मोटी लेयर ऊपर बन जाती है, थिक लेयर ऊपर बन जाती है, और नीचे का टेम्परेचर जो रहता है वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, नीचे वाला नहीं जमता है, इसलिए वहां पे सर्वाइव कर पाती है। पर ऐसा क्या होता है कि नीचे 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और ऊपर आइस की लेयर बन जाती है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बच्चों थोड़ा सा ये ग्राफ देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है और इधर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं बच्चों, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से आप शुरू करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, यानी वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा मतलब बच्चों डेंसिटी घटना शुरू होगी। यहाँ पे आगे जैसे जैसे जाएंगे आप 4 डिग्री सेल्सियस के बाद तो डेंसिटी घटेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों जैसे कि बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये आपका लेक है या कुछ भी, ठीक है, वाटर लेवल है कुछ है, 10 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए बच्चों पानी का जो बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए गिर के 9 डिग्री हुआ, ठीक है। तो जो सतह पे पानी है, जो वाटर लेवल का टॉप मोस्ट लेयर है, वो चूंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो ऊपर वाली लेयर का भी टेम्परेचर 9 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मान लीजिए 10 डिग्री था, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये 10 डिग्री था, और 10 से 9 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर हुआ। तो उससे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही आप 10 से 9 पहुंचे, ठीक है, 10 से 9 पहुंचे तो इधर से इधर आने में बच्चों देखिए वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घट गया मतलब डेंसिटी बढ़ गई। तो जैसे ही डेंसिटी बढ़ गई पानी की, ऊपर वाली सतह जैसे ही 10 से 9 हुआ, ऊपर वाली लेवल 9 हुई, बाकी पूरा वाटर 10 है, ऊपर वाली लेवल जैसे ही 9 हुई ये इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये पूरी लेयर ऑफ मॉलिक्यूल नीचे चली जाएगी, और जो 10 डिग्री वाले वाटर लेवल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो 9 डिग्री पे आएंगे, फिर वो नीचे चले जाएंगे, फिर अगली लेयर आ जाएगी, ऐसे कैसे करते करते पूरे पानी का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना, 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर बाहर का टेम्परेचर और घटेगा, बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए घट के 8 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर से सेम प्रोसेस होगा बच्चों, ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर घटा, उसकी डेंसिटी बढ़ी वो नीचे गया, है ना, अगली लेयर ऊपर आई, फिर उसका टेम्परेचर घटा, वो नीचे गया, फिर अगली लेयर आई, ऐसे करते करते पूरे वाटर का टेम्परेचर फिर से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस बच्चों चलता रहता, 7 होगा तो पूरा 7 हो जाएगा, 6 होगा पूरा 6 हो जाएगा, 5 होगा पूरा 5, 4 होगा पूरा 4। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद देखिए क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते पूरे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही इसका बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वाटर का भी, इस वाले लेयर का भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब 4 से पूरे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है ना। अब बाहर वाले का टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जैसे ही घट के 4 से 3 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ऊपर वाली लेयर का तो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन चूंकि 4 डिग्री सेल्सियस में बच्चों आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम लीस्ट है ना, यानी डेंसिटी मैक्सिमम है। जैसे ही आप 4 डिग्री से नीचे यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो आप देख रहे हैं बच्चों वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डेंसिटी घट गई मतलब अब ये जो सरफेस वाले लेयर वाले मॉलिक्यूल्स थे जो कि पहले वाले टेम्परेचर पे नीचे जाया करते थे, अब ये नीचे नहीं जाएंगे, अब ये इसी लेयर पे रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ऊपर वाले लेयर जो है 3 डिग्री सेल्सियस पे बन गई, लेकिन नीचे अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर ये घट के बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा,
जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस होगा ऊपर वाली लेयर घट के फिर से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस का बच्चों वॉल्यूम मतलब डेंसिटी और कम है, 3 डिग्री सेल्सियस से कम है 2 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी। तो चूंकि 3 डिग्री सेल्सियस वाला भी नहीं गया, 2 डिग्री सेल्सियस वाला भी नहीं जाएगा, फिर टेम्परेचर घट के 1 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर टेम्परेचर घट के 0 डिग्री सेल्सियस होगा। पूरे इन सब की डेंसिटी 4 डिग्री वाले सेल्सियस डेंसिटी वाले पानी से डेंसिटी इन सब की कम है, तो ये फ्लोट करते रहेगा, है ना, नीचे नहीं जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना, ऊपर वाली लेयर पे बर्फ जम जाएगी, ठीक है, आइस फॉर्म हो जाएगी, और वो आइस ऊपर वाली लेयर पे फॉर्म होगी, और नीचे वाली लेयर का भी टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर वाली लेयर आपकी आइस बन जाती है, नीचे वाली लेयर में पूरा 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर रहता है, और वहां पे लाइफ सर्वाइव कर पाती है। यही एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है। मतलब सब सब्सटेंस क्या क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सारे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी सारे टेम्परेचर का सारे सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। पर वाटर के केस में क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के 0 से चलकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू करेगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो यही कहलाता है बच्चों एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी की वजह से सी लाइफ सर्वाइव कर पाती है। तो हेडिंग डालिए एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, मैं 1-2 पॉइंट्स इसमें लिखवा देता हूं, लिखिए। For water, as we increase temperature, for water, as we increase temperature, for water, as we increase temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, its volume decreases, its volume decreases its volume decreases beyond 4 degree, beyond 4 degree beyond 4 degree on increasing temperature, beyond 4 degree Celsius on increasing temperature, volume of water goes up, और goes up लिख लीजिए या increases लिख लीजिए, beyond 4 degree Celsius on increasing temperature, volume of water increases. Increasing and decreasing temperature. मैं फिर से बोल देता हूं, देखिए 0 to 4 degree Celsius volume of water decreases, from 4 degree Celsius onwards as we increase temperature volume of water increases। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम सबसे लीस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड इंक्रीज करेगा। 4 डिग्री के बाद डेंसिटी डिक्रीज करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद नॉर्मल बिहेवियर है। 0 से 4 के बीच में क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, बट 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, चूंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम लीस्ट है, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम लीस्ट है, तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की, अगर लीस्ट है हाँ डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों कहीं पे आप शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम।
बताइए। सर इसका मतलब कि अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से या तो टेम्परेचर कम करें या बढ़ाएं, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज होगा वाटर का। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली सही बात है, पैराबोला है ना, तो जैसे मान लीजिए 1.0013 जैसे ये डेटा लें, तो आप कहीं ना कहीं 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस वाला वॉल्यूम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वैलिड है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर, जैसे 10 डिग्री, जैसे 0 4 डिग्री पे लीस्ट हुआ, 5 10 डिग्री पे भी आप देखिए तो वो उस चीज को क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो बहुत, हाँ, बहुत कम इंटरवल के लिए ऐसा आएगा कि आप कह सकते हैं कि ग्राफ के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे लिख लीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लीस्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, दिस abnormal behavior of water, this abnormal behavior of water this abnormal behavior of water is the reason this abnormal behavior of water is the reason of survival of Yes, sir. this abnormal behavior of water is the reason of survival of sea life। सी लाइफ मतलब बच्चों आप मतलब जो वाटर के अंदर जो लाइफ है, फिशेस वगैरह सर। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, मैरीन लाइफ, जो भी आप लिखना चाहें, सर्वाइवल ऑफ सी लाइफ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो बच्चों ये वॉल्यूम एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन सेगमेंट खत्म होता है। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, हीट। बच्चों थर्मल एक्सपेंशन खत्म होता है। अब थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड शायद हमारी 2 या 3 डीपीपीज हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं सारी डीपीपीज। 2 है सर, 2। हाँ 2 हैं बच्चों, दोनों डीपीपीज अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, हीट। और आप में से कोई भी मुझे समझाना चाहे कि हीट क्या होती है तो फील फ्री बच्चों, बताइए हीट क्या है, कोई भी आप में से बताना चाहे। Increase the Form of volume, energy. increase in the Well, heat is volume a of form of temperature. energy हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बढ़िया है। which flow from the point of high temperature to the point of low temperature. ओके, पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर टू पॉइंट ऑफ लो टेम्परेचर हीट फ्लो करती है, ठीक है, बढ़िया बच्चों, है ना। तो देखिए हीट बिल्कुल एनर्जी का एक फॉर्म है। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। नहीं सर, वही था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हेलो सर। हाँ हाँ, हीट, सर मैं हाँ बोलिए। सर ऐसे पूछ रहा था, अगर वाटर अगर कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है और उसका टेम्परेचर 0 से कम कर दे तो वो फ्रीज होगा कि नहीं होगा? वाटर अगर कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, उसका टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें तो फ्रीज होगा हाँ, मतलब क्यों, मतलब जैसे फ्रीज होना मतलब उनके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना। और टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर गिराते जाएंगे ना तो उनका स्पीड कम होता जाएगा, या तो आप पंप करते रहो एनर्जी तो फ्लो करता रहेगा। बाकी अगर आप टेम्परेचर जैसे जैसे गिराते जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का, उनकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। तो मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, आप उससे कुछ ऐसा आपने अरेंजमेंट डेवलप किया कि आप उससे एनर्जी लगातार निकालते जा रहे हैं, तो जैसे 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 एनर्जी उसकी निकालते जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी कम होती जाएगी, और जब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
है ना? ओके सर। खैर, तो बच्चों हीट की बात करते हैं। तो हीट बिल्कुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अनडाउटेडली बच्चों बिल्कुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी। बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिट। सर इसका क्या मतलब हुआ एनर्जी इन ट्रांजिट? समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। इसे स्टोर नहीं किया, हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? इसे स्टोर नहीं किया सर। स्टोर नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसके मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी, वो काइनेटिक है। स्प्रिंग एनर्जी हो गई कि आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो जितना उसमें आपने वर्क किया वो स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, तो वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए माइनस प्लस, आपने फोर्स लगा के उनको खींच के दूर रख दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी जो उस सिस्टम में स्टोर एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। उसी तरह से जो हीट एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी से थोड़ा सा अलग है। ये एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब ये फ्लो करती रहेगी बच्चों। ठीक है, जैसे हीट में अगर आपको बताऊं कि क्या होता है, जैसे आप अगर हायर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके रख दीजिए। एक ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर पे है, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो लोअर टेम्परेचर पे है। ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है। तो कुछ चीज फ्लो करती है, कुछ फ्लो होता है। ठीक है, उस फ्लो की वजह से थोड़ी देर के बाद देखा जाएगा कि जो हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर है उन दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए। तो जो चीज फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, उस फ्लो को एनर्जी ही फ्लो करती है। ठीक है, जैसे जैसे हायर टेम्परेचर से एनर्जी निकलती जाएगी, लोअर में जाती जाएगी, तो इससे एनर्जी निकलेगी तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और इसमें पहुंचती जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो हायर टेम्परेचर से एनर्जी निकल के अगर लोअर टेम्परेचर पे जाएगी, तो ये जो एनर्जी जा रही है हायर से लोअर, इसी को बच्चों हीट कहा जाता है। ठीक है, तो हीट जो एनर्जी है दैट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी इन ट्रांजिट है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। ठीक है, स्टोर नहीं होगी हीट। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएंगी हीट की यूनिट? एसआई यूनिट, जूल ही हो जाएगी। जूल हो जाएगी। जूल हो जाएगी, बिल्कुल सही है, जूल। बिल्कुल। एक कॉमनली यूज होती है बच्चों बहुत ज्यादा हीट की यूनिट, कैलोरी सर। कैलोरी, बिल्कुल। कैलोरी में बच्चों क्या जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है? CAL से रिप्रेजेंट करते हैं सर इसको। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4 पॉइंट, 4.2 बिल्कुल जूल। 4.2 जूल, या आप इसको 4.2 जूल लिख लीजिए, 4.186, 4.2 जूल, बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चों कैलोरी की डेफिनेशन अगर कुछ बताना, कुछ क्या, जैसे जूल है एनर्जी है ना, वैसे कैलोरी को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे। हीट की एनर्जी मोस्टली बच्चों आपको कैलोरी देखने को मिलेगी, ज्यादातर सवालों में आपको हीट की जो यूनिट है वो कैलोरी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इसको याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 या 4. हाँ सर 1 ग्राम फ्यूल को जलाने से जो एनर्जी मिलती है सर उसको 1 कैलोरी कहा जाता है। 1 ग्राम फ्यूल को। हाँ, थोड़ा मैं बता देता हूं। 1 ग्राम वाटर का बच्चों टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक कैलोरी है और कहीं जगह इंटरनेशनल कैलोरी लिखा रहता है। तो कैलोरी और इंटरनेशनल कैलोरी में बस इतना अंतर है कि कैलोरी में हम लोग बोलते हैं कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो कैलोरी है। इंटरनेशनल में वो टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है कि 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर है उतना इतना ही बढ़ना चाहिए। मतलब 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इंटरनेशनल कैलोरी कहलाता है। ठीक है, तो खैर आप लोग को उतना ज्यादा परेशान नहीं होना। कैलोरी मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग कैलोरी कहेंगे। उसके अलावा बच्चों एक वैसे बहुत कम चांसेस आपको देखने को मिले, एक और यूनिट होती है बच्चों BTU। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बहुत रेयर चांसेस है आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिश थर्मल यूनिट एनर्जी की ही आपकी यूनिट होगी, हीट की ही यूनिट है। इसमें क्या रहता है बच्चों की बोलते हैं 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, सॉरी 1 ग्राम नहीं 1 पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। और 1 BTU बराबर 252
कैलोरी। तो इसमें से जो डेटा मैंने जो चीजें आपको लिखवाई बच्चों, उनमें से कुछ चीजें आपको मैं बोल के लिखवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हीट हेडिंग डालिए, सबसे पहला पॉइंट हीट के अंदर लिखिए, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट के बारे में लिख रहे हैं बच्चों, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, flows from higher temperature to lower temperature, flows from higher temperature to lower temperature, flows from higher temperature to lower temperature। SI यूनिट जूल। बच्चों मैंने डायमेंशन नहीं बताए हैं, आप लोग कोई मदद करेंगे क्या इसके हीट के डायमेंशन लिखने में? ml² T-2 बच्चों कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, सब कुछ ml²T-2। तो SI यूनिट लिख लीजिए बच्चों, जूल। डायमेंशन ml2T-2, SI यूनिट जूल, डायमेंशन ml2T-2। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, कैलोरी। सर एक मिनट, हाँ लिखिए। सर हाँ सर एक डाउट था सर, आपने एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर में सेकंड पॉइंट जो लिखाया था सी वाला, वैसे एक बार दोबारा समझा दो सर, समझ नहीं आया ये वाला। ओके मैं समझाता हूँ, आप लिख लीजिए इसको, मैं समझाता हूँ फिर से। यस सर। वो आप यही पूछ रहे हैं ना कि सी लाइफ कैसे पॉसिबल हुई एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से, यस वही? सर। ओके मैं समझाता हूँ। ये BTU = 1 डिग्री F क्या है सर ये? मैं बताता हूँ, आप यहां तक लिख लीजिए बस। यूनिट SI यूनिट जूल लिख लीजिए, डायमेंशन ml2T-2 लिख लीजिए, अगली हेडिंग डालिए कैलोरी। ठीक है सर। लिखिए बच्चों, कैलोरी के अंदर लिखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड to raise temperature of energy required to raise temperature of energy required to raise temperature of water, energy required to raise temperature of water of mass 1 gram, energy required to raise temperature of water of mass 1 gram by 1 degree Celsius is called as calorie. उसी के नीचे बच्चों लिख लीजिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और 4.2 जूल। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगभग हर दूसरे सवाल में आपको ये दिखेगा, तो याद रखना है 1 कैलोरी बराबर 4.186 या 4.2 जूल। लिख लिया।
ठीक है, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रैकेट में BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रैकेट में BTU। ब्रिटिश थर्मल यूनिट ब्रैकेट में BTU लिखिए। एनर्जी रिक्वायर्ड to raise temperature of energy required to raise temperature of energy required to raise temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit. One pound of water by 1 degree Fahrenheit. pound of water के बाद मैं बोलता हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit is called as BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं, सवालों में BTU नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत रेयरली चांसेस है। बस इसलिए लिखाया जा रहा है कि आपसे BTU पूछ लिया जाएगी किसकी यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए। BTU के डायमेंशन पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, बस केवल इतना पर्पज है। 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। ये कन्वर्जन भी नहीं आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नहीं भी याद रहता है तो भी चल जाएगा, पर बस लिख लीजिए अगर कभी जरूरत पड़ी। 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। अब बच्चों 2 टर्म्स मैं बोलूंगा और दोनों में आपको जो कुछ भी पता है आप उस बताइएगा। एक टर्म है बच्चों हीट कैपेसिटी, दूसरा टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम है? अगर अलग है तो अंतर क्या है, और सेम है तो फिर दोनों की में से किसी एक की डेफिनेशन बताइए। हाँ, दोनों अलग अलग है सर, दोनों अलग अलग है। सर ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज ए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास का। ये किसके लिए आप बता रहे हैं? हीट कैपेसिटी का। अच्छा, ओके। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ओके। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज ए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री। ओके। यूनिट डिग्री टेम्परेचर। सर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है और स्पेसिफिक इंटेंसिव होती है। स्पेसिफिक इंटेंसिव होती, बहुत बढ़िया पॉइंट बताएं सूरज जी, आप एकदम टेक्निकल पॉइंट है। और स्पेसिफिक वाला 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का काम आता है, और हीट कैपेसिटी पूरे उसका लिक्विड का। थोड़ा सा दूसरे पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ कर दी, लेकिन इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाला बहुत बढ़िया पॉइंट था। वेरी गुड। कोई नहीं, चलिए। अरे सर वो केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था ना, जहाँ स्पेसिफिक लग जाता है वो इंटेंसिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बात सही है। और बच्चों इंटेंसिव एक्सटेंसिव में क्या अंतर होता है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव मतलब क्या होता है? जो मास पे अमाउंट पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव बढ़ने का। हाँ, इंटेंसिव मास के इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, है ना? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंड करता है। खैर, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों 2 टर्म हमको सीखने हैं, बहुत ज्यादा यूज होंगे थ्रू आउट। जब भी हम लोग सवाल करेंगे लगभग हर सवाल में आपको ये दोनों टर्म्स देखने को मिलेंगे, तो इन दोनों को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है। वैसे इतनी बार आप सवाल देखेंगे कि आपको अल्टीमेटली ये दोनों टर्म्स याद ही हो जाएंगे। तो अभी बच्चों मुझे थोड़ा सा सही से डेफिनेशंस आई नहीं है, कोई और ट्राई करना चाहेगा क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम सब्सटेंस जब रहेगा उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होगा। और हीट कैपेसिटी मतलब पूरे अमाउंट जितना भी दिया है पूरे मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ध्यान सुनिए, और पहले मैं हीट कैपेसिटी पढ़ा देता हूं आपको। जैसे
कोई भी सब्सटेंस है बच्चों, वाटर है, सैंड है, कोई मेटल है, कुछ भी चीज है, कोई सब्सटेंस है, इसका कुछ मास है। कितना मास है हमें नहीं पता, कुछ मास है इसका, m मास। अब हम इस पूरे मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगा इस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी दो वाटर सैंपल के लिए भी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने सैंपल लिया जहां पे पानी 2 किलो है और एक दूसरा सैंपल लिया जहां पे पानी 4 किलो है, तो हीट कैपेसिटी इन दोनों सैंपल के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि 2 किलो वाले सैंपल का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे दूसरी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, और 4 किलो जो पानी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उसके लिए अलग हीट की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों ही हीट कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन वाटर की भी हीट कैपेसिटीज अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस है, वाटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, किसी का भी टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो तो जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो हीट कैपेसिटी बच्चों मास डिपेंडेंट है, ठीक है, मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही, मास पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पूरे सब्सटेंस का मास कोई डिसाइडेड नहीं है। आप 4 ग्राम लीजिए, 1 किलो लीजिए, 10 किलो लीजिए, कितना भी लीजिए, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगा हीट कैपेसिटी। अब जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आ जाते हैं तो ये बच्चों बात कन्वर्ट हो जाती है फिर यूनिट मास की, ठीक है। तो आपका मास 1 ग्राम हो तो चलेगा या फिर 1 किलोग्राम है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसा इन्होंने कहा था कि मास, ये बच्चों मास इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 किलो पानी ले लेंगे और 1 किलो पानी लेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा, नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो पानी का जितना है उतना ही 1 ग्राम पानी का है, उतना ही 10 ग्राम पानी का है, तो मास इंडिपेंडेंट होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दूसरा चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर का अलग होगा, किसी और मेटल का लेंगे तो उसका अलग होगा, सैंड का अलग होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अच्छा बच्चों, अगर मुझे रिलेशन लिखना हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में, तो थोड़ा सा आप लोग बताएंगे क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में रिलेशन क्या हो जाएगा? इसको बच्चों हम लोग S से डिनोट करते हैं और इसको C से डिनोट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी को अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। बिल्कुल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होगा हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा हम लोग दोनों की डेफिनेशन एक एक करके लिख लेते हैं। पहले आप हेडिंग डाल दीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं बोल देता हूं जो अभी आपको समझाया है, लिखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। बच्चों मैं कभी हीट बोलूंगा कभी एनर्जी, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, हीट या एनर्जी है एक ही चीज है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise temperature, amount of heat required to raise temperature amount of heat required to raise temperature of unit mass, amount of heat required to raise temperature of unit mass by 1 degree Celsius अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मतलब हर मटेरियल का अलग अलग होगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल।
मास इंडिपेंडेंट, सर रिपीट कर देना। डेफिनेशन, यस सर। amount of heat required to raise temperature of unit mass by 1 degree Celsius, इसी को बच्चों हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि मास पे डिपेंड नहीं करती है, मास इंडिपेंडेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मटेरियल पे डिपेंड करेगी, कौन सा मटेरियल आप सेलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बच्चों अगर मैं यूनिट की बात करूं, थोड़ा सा आप मदद करेंगे क्या इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट, एसआई यूनिट? जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन, पर केल्विन भी आएगा, पर केल्विन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम मास के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यूनिट भी लिख लीजिए, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। अब ये केल्विन बच्चों नीचे मल्टीप्लाइड है, मतलब किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाइड है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड नहीं है। तो बच्चों कभी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन लिखा रहता है, कभी कभार आपको ऐसा भी दिख जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जूल की जगह कैलोरी, किलोग्राम की जगह कभी ग्राम लिख देते हैं, और केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिखा रह सकता है। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, हीट कैपेसिटी। लिखिए हीट कैपेसिटी amount of heat required, amount of heat required amount of heat required to raise temperature, amount of heat required to raise temperature amount of heat required to raise temperature of given mass amount of heat required to raise temperature of given mass by 1 degree Celsius by 1 degree Celsius by 1 degree Celsius is called as heat capacity, is called as heat capacity. बच्चों इसमें 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि मास पे भी डिपेंड करेगी, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, डिनोट करते हैं सी से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन मास के बाद गिवन मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस is called as heat capacity. ठीक है सर। 2 पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चों की मास पे भी डिपेंड करेगी, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, और एसआई यूनिट आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, केल्विन नहीं बच्चों, केल्विन नहीं है। और बताइए। डिग्री सेल्सियस, जूल पर जूल पर डिग्री, कैलोरी पर केल्विन नहीं होगी, सिर्फ जूल नहीं होगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ गिवन मास, अच्छा हाँ, नहीं तुम लोग सही हो, मैं बच्चों गलत सोच रहा था। जूल पर केल्विन एकदम सही, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस दोनों सही है, आप लोग सही हैं एकदम। ठीक है।
हीट कैपेसिटी। बच्चों लास्ट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में रिलेशन लिख दीजिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। अब बच्चों केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक और टर्म आता है, उम्मीद करता हूं कि आप सारे जानते होंगे इस चीज को, फिजिकल पढ़ चुके हैं आप, यस सर। मोलर हीट कैपेसिटी। यस सर। ये क्या होता है बच्चों मोलर हीट Yes, कैपेसिटी? yes, sir, सर yes, एक sir. Amount of heat वन required मोल by That is known as a molar substance हीट कैपेसिटी 1 मोल का सर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा देता है सर ये। हाँ, amount of heat, sir, amount of heat required to raise temperature by 1 degree Celsius of 1 mole. ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोलर हीट सर कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ये जनरली मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग किसके सॉलिड लिक्विड गैसेस में से किसके रेफरेंस में यूज करते हैं मोस्टली? देखिए यूज तो हम लोग सॉलिड के लिए भी कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं, पर Liquids मोस्टली के लिए। किसके लिए? मोलर स्पेसिफिक सॉलिड Yes, इसके लिए आमतौर से गैसेस के लिए बच्चों ज्यादातर यूज करते हैं ना। आप लोगों ने दो गैसेस के लिए पढ़ी होंगी, मैं देखिए लिखता हूं अभी, आप सबको याद आ जाएगा। दो आप बच्चों हम लोग ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग भी डिस्कशन करेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन ये बच्चों देखा है कि आपने सीपीसीवी, yes sir, यस yes sir, yes. सर। ये क्या कहलाती है? Sir, मोलर sir, molar स्पेसिफिक molar heat heat at specific capacity temperature एट constant कांस्टेंट pressure. प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, और ये वाली मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल। तो बच्चों यही इसके बारे में थोड़ा सा हम एक लाइन लिख लेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी, हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड amount of heat required to raise temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius सर एक बार रिपीट करना। amount of heat required to raise temperature of 1 mole of a substance to raise temperature। हाँ हाँ बच्चों मैं फिर से बोल देता हूं, जो लोग नहीं लिख पाए लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as molar heat capacity। बच्चों यूनिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप में से कोई अगर बता दे यूनिट, एसआई यूनिट। जूल पर जूल पर केल्विन पर जूल पर मोल। केल्विन सर। per mole per Kelvin, joule per mole per Kelvin. जूल पर मोल पर पर केल्विन, मोल पर केल्विन। बिल्कुल सही है, जूल पर मोल पर केल्विन एसआई यूनिट हो जाएगी। हालांकि बच्चों ये हम वापस से पढ़ना ही पड़ेगा, हम जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, सीपीसीवी के बारे में पढ़ेंगे, तो वापस से इसके बारे में डिस्कशन होगा ही। खैर बच्चों अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट हर जगह फिर से यूज होगा। तो
देखिए बच्चों, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है ना, आप लोगों ने सबने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, Q बराबर ms डेल्टा टी। तो ये एक्चुअली में बच्चों फॉर्मूला तो मतलब क्या ही है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जरूर है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम और यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर आप m डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ms डेल्टा टी बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक समझाने के लिए ले रहा हूं कि 4.2 कैलोरी पर ग्राम है, एक समझाने के लिए ले लिया कि कोई एक सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस है। आपसे कहा जाए कि इस सब्सटेंस का 100 ग्राम हमने लिया है और इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है बाई 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन, ठीक है, तो बताइए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों देखिए, एक तो आप फॉर्मूला तो ठीक है, आप हमेशा याद ही रख सकते हैं, ms डेल्टा टी, आप सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। m का वैल्यू 100 है, s का वैल्यू 4.2 है और डेल्टा टी बच्चों 50 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2.1, ये बन जाएगा 2.1 इंटू 10 के पावर 4, ठीक है, और कैलोरी, ठीक है, इतनी हमें हीट देनी पड़ेगी। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर आप देखें आपने किया क्या है, 4.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है, तो आपने 100 ग्राम, तो ये 1 ग्राम का 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो 4.2 कैलोरी देना पड़ेगा। अब आपके पास सब्सटेंस है 100 ग्राम, तो अगर आपको 100 ग्राम बढ़ाना है, 100 ग्राम सब्सटेंस है उसका पूरे का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 1 ग्राम के लिए लगता है 4.2 कैलोरी, 100 ग्राम का बढ़ाना है तो इसमें 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 केल्विन के लिए लगता है 4.2, आपको 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन बढ़ाना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगी सर 50 डिग्री, देखिए टेम्परेचर चेंज आप डिग्री में लिखिए या केल्विन में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन बढ़ाना है तो 1 केल्विन के लिए 4.2 लग रहा है, तो 50 केल्विन के लिए लगेगा तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए ये बच्चों फॉर्मूला बनता है कि ये यूनिट मास के लिए तो मास से मल्टीप्लाई, यूनिट केल्विन के लिए है तो टेम्परेचर के रेट से मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों Q बराबर ms डेल्टा टी, ये कोई फॉर्मूला नहीं बच्चों, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी की डेफिनेशन ही है। तो अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बराबर ms डेल्टा टी। और अभी आप देखेंगे कि अभी हम लोग जितने भी सवाल कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें लगभग हर दूसरे सवाल में Q बराबर ms डेल्टा टी यूज होगा। तो आप ये बच्चों थोड़ा सा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कुछ भी हेडिंग डाल के हीट ट्रांसफर्ड या हीट नीडेड करके आप कुछ भी फॉर्मूला लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, और उसमें आप ये लिख लीजिए हीट ट्रांसफर्ड बराबर डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी, हीट ट्रांसफर्ड डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। अब बच्चों इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ हम लोग सवाल करेंगे। ये एग्जांपल आपको नोट करने की इच्छा है बच्चों तो नोट करिए, बाकी सवाल तो मैं आपको कराऊंगा इस फॉर्मूले पे बेस्ड, आप चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो करेंगे। नोट कर रहा हूँ। हाँ लिखिए लिखिए। आइए बच्चों, काफी थ्योरी हो गई बच्चों, हालांकि अभी और थोड़ी सी थ्योरी है, पर कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी का डिस्कशन करेंगे। ये देखिए बच्चों एक सवाल, बैक स्लाइड करना। ओके, बच्चों यही जो अगला सवाल आने वाला है वो डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी पे ही बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड।
मैं लगाता हूं बच्चों सवाल, थोड़ा देखिए, आप सॉल्व करिए। सर ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन आर। नहीं पाया बच्चों, मैं आंसर आप लोग का बताइए कौन सा आया है? ए। ओके बच्चों, और वेट कर रहा हूं मैं तुम लोग के आंसर का, थोड़ा सा बताइए। राइज इन द टेम्परेचर ऑफ बुलेट बताना है, डेल्टा टी की वैल्यू बतानी है। सर डी ऑप्शन। ओके लास्ट ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। डी ऑप्शन। बच्चों ये आना चाहिए सबका बेटा, है ना? सवाल में बिल्कुल भी ऐसी नहीं कोई चीज जो आपको परेशान करेगा, तो आप आराम से पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। डी ऑप्शन सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा कह रहे हैं भैया? फिफ्थ? फोर्थ, ओके। दो आंसर आ रहे हैं बच्चों, एक पहला आ रहा है, एक फोर्थ आ रहा है। बच्चों चलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूं, देखते हैं। कह रहा है लेड बुलेट है अगेंस्ट अ स्टील प्लेट विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड इफ द इंपैक्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। बच्चों देखिए सवाल के कहने का सेंस क्या है कि एक स्टील प्लेट है और ये लेड बुलेट बच्चों जाके टकराती है इस स्टील प्लेट के साथ और कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। इसका मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी लेके आया था सबका सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट जो हो सकता है आया हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लेड बुलेट जाके टकराए और स्टील प्लेट और लेड बुलेट दोनों चल के मूव करने लगे, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों सर, कैसे पता चल गया आपको ऐसा नहीं होगा? सवाल में तो नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली बच्चों फिर उस केस में फिर आपको दोनों का मास भी पता होना चाहिए कि स्टील प्लेट का मास कितना है, बुलेट का मास कितना है। सवाल में ना स्टील प्लेट के मास के बारे में बात की गई है और ना ही बुलेट के मास के बारे में बात की गई, तो आप कर ही नहीं पाएंगे उस केस के लिए सॉल्व। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि आप ऐसा माने कि स्टील प्लेट है जाके टकराती है और स्टील प्लेट के साथ ही स्टिक करके रह जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी जितना लेके आई होगी ये बुलेट, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट जो कि होगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ये बच्चों अब हीट में चली जाएगी। अब सवाल में कहा गया है कि हीट प्रोड्यूस इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट एंड द टारगेट, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बुलेट का है उसका भी आधा यूज होगा बुलेट के द्वारा, मतलब बुलेट इस काइनेटिक एनर्जी का भी आधा यूज कर पाएगी और ये जो एनर्जी है बुलेट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज हो जाएगी। तो यानी मास ऑफ बुलेट इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बुलेट इंटू डेल्टा टी। बच्चों दोनों साइड m है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 4s, ये बच्चों डेल्टा टी हो जाएगा। v का वैल्यू हमारे पास 200 है तो 200 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों है हमारे पास 125 जूल पर केजी पर केल्विन, तो 125 ये बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये 100 बचेगा और ये 2 बचेगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 5 10 25 25 अट्ठे 200 बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू मेरे सॉल्व करने में तो 80 आ रही है, 80 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन आना चाहिए। बच्चों की जिसका फोर्थ ऑप्शन आया था 40 डिग्री सेल्सियस, बच्चों की आप लोग का डेल्टा टी का ऐसा ही एक्सप्रेशन बन रहा था वी स्क्वायर बाई 4s, या आप लोग कहीं कुछ चूक कर गए? यही बन रहा था सर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लड में हाफ मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि देखिए सवाल में बोला गया है हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट एंड द टारगेट,
मतलब स्टील प्लेट और बुलेट दोनों इक्वली शेयर करती हैं, मतलब आधा बुलेट को मिलेगा और आधा स्टील प्लेट को मिल गया होगा, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी का आधा हिस्सा ही बुलेट के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होगा, इसलिए आधे से मल्टीप्लाई किया, हाफ mv स्क्वायर का आधा। ठीक सर। सर इस क्वेश्चन में एनर्जी कुछ लॉस नहीं हुआ है अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो? हाँ, मतलब वही हीट जो है वही लॉस माना जाएगा, और जो साउंड के फॉर्म में लॉस होगा उसको इग्नोर कर रहे हैं। हाँ अगर अगर यहाँ पे लॉस वाला फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का एक आपने बताया था, हाँ 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 बेटा, लेकिन उसको यूज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको रेड्यूस्ड मास लिखना पड़ेगा, रेड्यूस्ड मास मतलब दोनों, यस सर वही मैं देख रही थी। तो वो हम लोग कर नहीं पाएंगे। और एक्चुअल में जो लॉस हम लोग निकालते थे ना परफेक्टली इनइलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक के केस में, तो वो हीट में जो लॉस होता था वही हीट थी, मतलब एनर्जी में जो लॉस होता था वही हीट हुआ करती थी, ठीक है। तो ओके, तो इसमें बच्चों एक आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे आज का डिस्कशन। कोशिश करिए बच्चों सबका सही आए इस बार। बच्चों वर्क एनर्जी पावर की डीपीपी शेयर हो गई हैं, आप लोग को मिल जाएंगी, शायद आपने कहा था कि रह गई थी तो मैंने शेयर करवा दी है। और किसी की रह गई हो जो आपके पास नहीं है, डीपीपी नहीं बच्चों, वर्कशीट, अगर और कोई चैप्टर का वर्कशीट रह गया हो बता दीजिएगा। ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर बी। सेकंड ऑप्शन ओके ओके, सेकंड ऑप्शन सेकंड आ रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर पॉइंट 3 ठीक है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बच्चों आप लोगों में से, कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग? So 60% of mgh is equals to ms Sir, delta T. 60% of kinetic energy is equals to ms delta T इज इक्वल टू ms delta डेल्टा। T. बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों 60% जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अब सवाल में लिखा है 60% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम 210 मीटर हाइट, 210 मीटर हाइट से जो गिरेगी वो 210 मीटर की जो पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उसका 60% मतलब पोटेंशियल एनर्जी का 60%, ठीक है, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी है। तो 60% ऑफ mgh बराबर ms डेल्टा t, तो बच्चों यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए तो 0.6, g का वैल्यू हो जाएगा 10, हाइट है 210 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे जो कि है 4.2 इंटू 10 के पावर 3, तो ये आपको बच्चों डेल्टा t की वैल्यू दे देगा। डेसिमल हटा दीजिए और 1 2 ये कैंसिल कर दीजिए, तो बच्चों बन जाएगा 21 इंटू 6 डिवाइड बाय 420, तो 21 1 21 दूनी 42, ये बच्चों अप्रोक्सीमेटली 0.3 आ जाएगा, है ना। 2 से कैंसिल कर दोगे 3, 2 से कैंसिल कर देंगे, हाँ एग्जैक्ट आ जाएगा एक्चुअली ना भैया, 0.3 अप्रोक्स नहीं आएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो डिस्कशन करेंगे, और इसी पे बच्चों डिस्कशन होगा, मतलब हीट पे ही होगा। कल मैं आपको समझाऊंगा कि जब 2 लिक्विड सैंपल को मिक्स कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर 60% काइनेटिक एनर्जी लिखा है तो 40% पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे? नहीं 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 नहीं, 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा है, इसका मतलब हो गया कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी लेके, जैसे पानी गिरेगा, पानी गिर के जब टकराएगा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इसका 60% हीट में जा रहा है, बाकी 40% दूसरी चीजों में जा रहा है, साउंड में जा रहा है ना, और दूसरी एनर्जी खर्च हो रही है। 60% से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए 60% ऑफ mgh, बाकी 40% दूसरी चीजों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ओके सर। चलिए बच्चों एक कुछ डाउट्स तुम लोगों ने, जैसे एक सवाल कल किसी बच्चे ने पूछा था, मैं सोच रहा था इसके बारे में कि सर अगर 2 सेमी सर्कुलर रिंग है सेम मटेरियल की बनी है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन करके छोड़ दिया जाए, तो देखिए बच्चों जब भी हीट करते हैं ना किसी चीज को, तो अपना, मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी पिक्चर को जूम करते हैं उस टाइप की सिचुएशन होती है, तो इस सेमी सर्कुलर
रिंग को जब आप हीट करेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेगी, और इस वाली सेमी सर्कुलर को आप हीट करेंगे तो कुछ ऐसा शेप ले लेगा। तो जितना आपने सेपरेशन पहले छोड़ा था बाद में भी उतना ही सेपरेशन रहेगा। इसको चीज को बच्चों रेलवे ट्रैक के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए रेलवे ट्रैक की कहानी अलग है। रेलवे ट्रैक में जैसे एक ट्रैक ऐसा होता है, दूसरा ट्रैक ऐसा होता है, फिर दोनों को लिंक करते हैं। तो जैसे बच्चों आप इस वाले रेल रॉड को आप जूम करेंगे, तो इसको जूम करेंगे बच्चों तो इधर इसकी लेंथ ऐसे बढ़ जाएगी, और इस वाले को जूम करेंगे तो उसकी लेंथ इधर ऐसे बढ़ जाएगी। तो बीच में जो जगह होगी उसको एकोमोडेट कर लेगा, ठीक है। तो जो अगर आप सेम मटेरियल की रिंग और कुछ स्पेस छोड़ के दोनों को रखते हैं तो दोनों के बीच में बच्चों जो स्पेस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी एक्सपेंशन होता है ना हीट बढ़ाने पे, जैसे मैं कोई आर्क रख दूं जो कि सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो जो इसका बढ़ा हुआ यानी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आर्क बनेगी वो भी सेंटर पे 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री ही सबटेंड करेगी, यानी अपना शेप लूज नहीं करेगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे। ओके सर। एक और सवाल बच्चों तुम लोगों ने के टेस्ट में आया था, तो मैं उसको भी वो भी मेरे दिमाग में था, ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो बच्चों थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है वो पॉइंट। जैसे कोई भी नंबर होता है ना बच्चों n, अगर आप इसको ऑर्डर उसका निकालना चाहते हैं तो उसमें लिखा जाता है a इंटू 10 के पावर b, ठीक है। मतलब 10 के पावर में हमको एक्सप्रेस करना होता है उस नंबर को, या ऑलरेडी 10 के पावर में गिवन होता है। तो इसमें देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहला नंबर आप लिखेंगे उसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 या उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग को ध्यान रखना है। शायद आपके सवाल में जो नंबर आया था पिछले ITS में वो 6 इंटू 10 के पावर कुछ -2 था, इफ मैं भूल गया हूं एक्चुअल नंबर क्या था, लेकिन ये वाला जो पहला नंबर था वो शायद 5 से बड़ा था। तो इसको आप बच्चों कन्वर्ट कर लीजिएगा, 0.6 इंटू 10 के पावर माइनस, चूंकि 0.6 लिखेंगे तो +1 हो जाएगा, तो -2 और +1, तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा, या जो भी आपका था, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पहला नंबर लिखना है उसको 0.5 से 5 के बीच में रखना है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट भूल गया हूं बट कॉन्सेप्ट है ये बच्चों, 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए पहला नंबर, और 10 के पावर b, तो फिर जो b होगा वो ऑर्डर कहलाता है किसी भी नंबर का, ठीक है। ये मुझे ऑर्डर का सर सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या किस ऑर्डर का सिग्निफिकेंस बच्चों, जैसे कोई चीज कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे लूं तो मान लीजिए कि जैसे हमारे क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ, तो मैं एक मान लेता हूं कि हमारे क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ का मान लेते हैं 700 बच्चे हैं, ठीक है। तो 700 बच्चे हैं तो हम लोग 700 बच्चों को ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10 के पावर 2 या 0.7 इंटू 10 के पावर 3, क्योंकि 0.5 से बड़ा रखना है तो ऐसा लिख देंगे। तो हमसे पूछा है कि जो हमारे क्लास में हमारे बैच में बच्चे हैं उनका ऑर्डर कितना है, तो हम उनका ऑर्डर बोल देंगे 3। तो जिनको भी बोलेंगे ऑर्डर कि हमारे क्लास में बच्चों का ऑर्डर 3 है, ठीक है, जो बच्चे हैं जितने नंबर उनका ऑर्डर 3 है, तो जिनको हम बता रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि 1000 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरा जो ये जो पेन है ये स्टाइलिश है, इसका मैं डायमीटर का साइज बताऊं तो इसके डायमीटर का साइज मैं बता दूंगा कि 10 के पावर -2 मीटर है, ठीक है। और ये बोर्ड की लेंथ की बात कर लूं तो मैं इसको बोल दूंगा कि इसका साइज का जो है वो 10 मीटर है। तो मैं पूछूंगा कि भाई स्टाइलस जो है उसके डायमीटर का ऑर्डर कितना है, -2, बोर्ड के लेंथ का ऑर्डर कितना है, 1। तो जिसको मैं बताऊंगा वो समझ जाएगा कि स्टाइलस के डायमीटर से 1000 गुना ज्यादा बोर्ड का लेंथ है, ठीक है। तो ये आपको एक ऑर्डर जो है बता देता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि यार ऑर्डर 3 है मतलब 1000, ऑर्डर 2 है मतलब 100 के आसपास की चीज है ना। ये थोड़ा मतलब होता है। सर एबनॉर्मल वाला बता दो सर क्वेश्चन। हाँ मैं बताता हूँ एबनॉर्मल। देखिए एबनॉर्मल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लेक है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कुछ 5 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा जो सरफेस की लेयर है वो भी 5 होगी, और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नीचे वाला अभी पूरा 5 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, मान लीजिए नीचे वाला 6 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ऊपर वाली सरफेस नीचे आएगी, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे, इस 6 डिग्री सेल्सियस वाले 5 डिग्री के कांटेक्ट में आएंगे, वो भी 5 डिग्री होंगे, वो भी नीचे जाएंगे, फिर अगली 5 डिग्री कांटेक्ट में वो भी नीचे, ऐसे करते करते पूरा पानी 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर ये टेम्परेचर घटेगा 4 डिग्री पे पहुंच जाएगा। जैसे ये 4 डिग्री पे पहुंचेगा नीचे वाले पूरे मॉलिक्यूल्स 4 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, ये सब पूरा भी 4 डिग्री हो गया।
पर ये 4 से जैसे ही ये 3 पे जाएगा, अब ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर 4 है, ठीक है। 4 से ये नीचे चले गए क्योंकि कांटेक्ट में है 3 डिग्री सेल्सियस के, तो इनका सबका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 3 डिग्री सेल्सियस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस वाले मॉलिक्यूल से कम है, ठीक है। तो अब ये नीचे नहीं आएंगे। पहले क्या हो रहा था, टेम्परेचर घटता था, नीचे आते थे, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर वाले ऊपर जाते थे, फिर उनका टेम्परेचर घटता था, वो नीचे, ऐसे करके। पर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने के बाद जो ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे उनकी डेंसिटी कम है 4 डिग्री सेल्सियस वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। तो ये वाले नीचे नहीं आएंगे, तो ये ऊपर ही रह जाएंगे। ऊपर फंसेंगे तो फिर 3 से टेम्परेचर और घट के 2 होगा। अब ये नीचे नहीं जा सकते, इनका भी 2 हो जाएगा, फिर घट के 0 हो जाएगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, इनका भी टेम्परेचर घट के 0 हो जाएगा। अब ये बर्फ बन जाएंगे, आइस बन जाएंगे। आइस की डेंसिटी वैसे ही कम होती है, फ्लोट करते रहेंगे, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी बना रहेगा, ठीक है, तो सर्वाइव कर जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।